गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक। तो चलिए रिवाइज करते हैं चैप्टर 7 वैल्यू ऑफ सप्लाई। व्हाट वी आर गोइंग टू रिवाइज इन दिस चैप्टर, सेक्शन 15 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, वैल्यू ऑफ सप्लाई। अलोंग विथ सेक्शन 15 वी आर गोइंग टू रिवाइज रूल 27 टू रूल 35। इसके अलावा कुछ सर्कुलर्स है, दैट आल्सो वी आर गोइंग टू रिवाइज। कुछ नए सर्कुलर भी आए, वो भी रिवाइज करेंगे। चलिए सेक्शन 15 का रेफरेंस हमने कहीं देखा था क्या? देखा था। रिमेंबर चैप्टर 3 जो आपने रिवाइज किया था, चैप्टर 3 के अंदर सेक्शन 9 ऑफ सीजीएसटी एक्ट एंड सेक्शन 5 ऑफ सीजीएसटी आईजीएसटी एक्ट, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि भाई इंटरस्टेट सप्लाई हो या इंटरस्टेट सप्लाई हो, इंटरस्टेट सप्लाई के मामले में क्या होगा, सीजीएसटी लगेगा। तो वो सीजीएसटी कौन सी वैल्यू के ऊपर लगेगा, इसमें लिखा है सेक्शन 15 के अंदर जो हम लोग वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। यही सेम प्रोविजन मुटाटिस मुटांडिस कहां है, सेक्शन 5 ऑफ आईजीएसटी की इंटरस्टेट सप्लाई है, तब हम क्या लेवी करते हैं, आईजीएसटी लेवी करते हैं। तो जो आईजीएसटी है, जो लेवी करना, उसकी वैल्यू हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 15। So section 15 is basically we are going to determine the value of supply. So section 15 provide for that transaction value is value of supply. तो value of supply है क्या, ट्रांजेक्शन वैल्यू है, लेकिन ये दो कंडीशंस बोलता है कि भाई ट्रांजेक्शन वैल्यू इज गोइंग टू बी वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो आप और मेरे बीच में कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ, जैसे सेल का हुआ, ठीक है, तो जो भी प्राइस चार्ज किया जाएगा वो ट्रांजेक्शन वैल्यू एक्सेप्टेबल है, लेकिन दो कंडीशन क्या है वो दो कंडीशन, सप्लायर एंड द रेसिपिएंट दे आर नॉट रिलेटेड पार्टीज एंड प्राइस इज सोल कंसिडरेशन। तो आपसे मैंने मान लीजिए पेन खरीदा, ठीक है, तो ये 10 रुपए का मान लीजिए पेन है, ये डिजिटल पेन है, डिजिटल पेन महंगा होता है, मैं नॉर्मल पेन की बात करता हूं। आपने बोला कि अरे आप तो मेरे गुरु हो, आपने वो पेन मेरे को केवल 50 पैसे में दे दिया, 1 रुपए में दे दिया, लेकिन आप और मैं रिलेटेड पार्टी नहीं है, और इसके अलावा मैं आपको किसी दूसरे वे में कोई दूसरा कंसिडरेशन नहीं दे रहा हूं, तो दैट 1 रुपीज इज एक्सेप्टेबल इवन दो यू आर मेकिंग लॉसेज, यू मे बी गेटिंग दिस पेन in 5 rupees and you are selling normally in 10 rupees, but you are basically selling to me in 1 rupees. Doesn't matter if two conditions are met. कौन सा है, that you and me, supplier and recipient are not related parties and price is sole consideration. तो रिलेटेड पार्टी, याद करो हमने सेक्शन 15 का एक्सप्लेनेशन पहले देख लिया था। कब देखा था हमने, चैप्टर 2 के अंदर जब हमने शेड्यूल 1 देखा था, तो ये हमने डिस्कस किया था, रिवाइज किया था रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन। ये याद रखना, ये यहां भी है, इसके अलावा कस्टम के अंदर भी है, कॉपी पेस्ट किया गया है कस्टम से इधर, केवल ये 25%, उधर क्या है 5%, और यहां थोड़ा चेंज किया गया है। अब इसमें एक बात का ध्यान रखना, अभी मैं आप लोग बता देता हूं, कस्टम में वापस बताऊंगा कि इसके अंदर एक है ना ICISM के अंदर एक एग्जाम्पल दिया गया, ठीक है, ये मेरे पेज नंबर कस्टम की बुक के अंदर 62 पे है, ये ICI का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इसको गो थ्रू कर लेना। ये रिलेटेड पार्टी जो डेफिनेशन है उसको रिवाइज करने के बाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कल में मान लीजिए एग्जाम के अंदर चाहे कस्टम में या जीएसटी में कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो ये एग्जाम्पल आपको रिवाइज करना अति आवश्यक है, जिससे कि आप गलती नहीं करो। पेज नंबर 62 ऑफ माय बुक, कस्टम बुक, ओके। चलिए, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई इज गोइंग टू बी ट्रांजेक्शन वैल्यू। व्हाट वी आर गोइंग टू सी, टू कंडीशंस आर मेट और नॉट। टू कंडीशंस आर basically supplier and the recipient, they are related party, then conditions are not met. Okay, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी जरूरी है। दोनों कंडीशन क्या है, अगेन वी नीड टू रिवाइज, ट्रांजेक्शन वैल्यू इज एक्सेप्टेबल व्हेन सप्लायर एंड रेसिपिएंट दे आर नॉट रिलेटेड पार्टी एंड प्राइस इज सोल कंसिडरेशन। अगर रिलेटेड पार्टी है, सप्लायर एंड रेसिपिएंट दे आर रिलेटेड पार्टी, तो मान लीजिए सप्लायर अगर एमआरपी भी चार्ज करता है, एमआरपी भी चार्ज करेगा, देन आल्सो वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट द ट्रांजेक्शन वैल्यू, वी नीड टू कंपल्सरी जंप टू रूल्स में जो ओपन मार्केट वैल्यू होगा वो एमआरपी हो जाएगा, वो हम एक्सेप्ट कर लेंगे।
लेकिन अगर आपने आंसर लिख दिया कि ट्रांजेक्शन वैल्यू इज एक्सेप्टेबल, हालांकि प्राइस सेम आएगा, लेकिन वो गलत आंसर हो जाएगा, बिकॉज सप्लायर एंड रेसिपिएंट आर रिलेटेड पार्टी इवन द सप्लाई इज सेलिंग ऑन एमआरपी। फॉरगेट, डोंट फॉरगेट दैट यू कैन नॉट अप्लाई इन सेक्शन 15 प्रोविजन, यू नीड टू जंप टू रूल्स, और रूल्स के हिसाब से आप बोलोगे ओपन मार्केट वैल्यू, क्योंकि एमआरपी तो ओपन मार्केट वैल्यू हो जाएगा, लेकिन रूल्स के हिसाब से वो प्राइसिंग होगी, लेकिन ट्रांजेक्शन वैल्यू इज नॉट गोइंग टू बी एक्सेप्टेबल। ये ध्यान रखना है, ट्विस्टेड एग्जांपल है। तो अगर दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू जंप टू रूल्स एंड वी आर गोइंग टू डिटरमाइन वैल्यूएशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स। प्राइस इज नॉट सोल कंसिडरेशन, तो प्राइस इज नॉट सोल कंसिडरेशन। आपने मेरे से क्लासेस ली, 5000 की क्लासेस 1000 रुपए में ली, बाकी के बदले में आपने बोला कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, आपके लिए मैं 2 दिन फ्री में काम कर दूंगा। तो वेदर प्राइस इज सोल कंसिडरेशन, द आंसर इज नो, करेक्ट। So this condition is not satisfied, even though you are not related to me, but you have not paid entire amount in money. So what we are going to do, we are not going to accept the transaction value, we need to jump to rules to determine the value of supply। ठीक है, अब ये ट्रांजेक्शन वैल्यू एक्सेप्टेबल है कब, जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो, प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल, या तो आपने पे कर दिया या क्रेडिट पे भी सप्लाई देता है ना, तो फ्यूचर में पेबल है, एक्सेप्टेबल है। फ्री सप्लाई नो जीएसटी, फ्री सप्लाई नो जीएसटी, खुश हो लो, यहां आईटीसी के चैप्टर में दुखी हो जाओगे कि फ्री सप्लाई नो जीएसटी, लेकिन उसमें लिखा हुआ है सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 के अंदर ब्लॉक क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते, तो वहां उस समय जाके हम इंटरलिंक करेंगे। अगर मान लीजिए ट्रांजेक्शन वैल्यू इज नॉट एक्सेप्टेबल, तो गवर्नमेंट हैज बीन एम्पावर्ड टू प्रेस्क्राइब, और गवर्नमेंट ने रूल्स प्रेस्क्राइब कर दिए हैं। अब ट्रांजेक्शन वैल्यू के अंदर क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए, वो बोलता है सेक्शन 15 सब सेक्शन 2। तो व्हाट थिंग्स नीड टू बी इंक्लूडेड in transaction value, basically any taxes, duties, cesses, fees and charges separately charged by the supplier other than GST tax। remember GST फैमिली टैक्स जो हमने चैप्टर 1 के अंदर डिस्कस किया था, उसको हम ऐड नहीं करेंगे। उसके अलावा कोई भी टैक्स है जो जैसे एक्साइज ड्यूटी लगती है, एंटरटेनमेंट टैक्स लोकल अथॉरिटी लगाती है, तो वो हम इंक्लूड करेंगे। मान लीजिए ट्रांजेक्शन वैल्यू 100 है, एक्साइज ड्यूटी लग रही है, तभी को प्रोडक्ट है 10 रुपीज, तो हम जो जीएसटी हमको लेवी करना वो 110 पे करेंगे, 100 पे नहीं करेंगे। तो एक्साइज ड्यूटी या कोई भी जो दूसरा टैक्स लगता है अदर देन जीएसटी फैमिली टैक्स, उसको हम शामिल करेंगे। इसमें एक सीबीआईसी का सर्कुलर आया है, वो क्लेरिफाई करता है कि जो टीसीएस होता है ना, टैक्स कलेक्टेड सोर्स अंडर इनकम टैक्स, तो सप्लायर कंसिडरेशन के अलावा रेसिपिएंट से टीसीएस भी लेता है, तो वो हम इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि जो टीसीएस उसने कलेक्ट किया वो फाइनल टैक्स नहीं है, वो एक तरह से एडवांस टैक्स है। अब क्वेश्चन आता है सर टीडीएस का क्या होगा? अरे भाई साहब, टीडीएस कौन डिडक्ट करता है? रेसिपिएंट डिडक्ट करता है, सेलर को थोड़ी ना मिलता है एक्स्ट्रा। तो टीसीएस के लिए ये, इसलिए केवल टीसीएस के लिए क्लेरिफिकेशन आया। टीडीएस तो ऐसे भी रेसिपिएंट डिडक्ट करता है, 100 रुपीज उसको पे करना है, वो 10 रुपीज कट करके 90 देगा ना, तो 100 पे ऐसे भी टैक्स लेवी किया जा रहा है। कौन लेवी कर रहा है? सप्लायर लेवी कर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्लोज बी, एनी अमाउंट दैट द सप्लायर इज लायबल टू पे इन रिलेशन टू सच सप्लाई बट विच हैज बीन एक्चुअली इनकर्ड बाय द रेसिपिएंट। अब याद रखना कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सप्लायर और रेसिपिएंट के बीच में एग्री हुआ 1 लाख रुपीज, ओके, तो दिस इज गोइंग टू बी सब्जेक्ट टू जीएसटी। मान लीजिए 1 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, सप्लायर बोलता है कि यार एक काम करना है यार, तू मेरे को 90,000 दे और 10,000 रुपए क्या कर, मैं इससे पैसे मांगता हूं, तू उसको पे कर दे, या तू मेरे को मटेरियल खरीद कर ला दे। तो फिर कॉन्ट्रैक्ट तो 1 लाख का हुआ, तो फिर ये 10,000 जो 90,000 सप्लायर ने मान लीजिए बिल किया है, तो 10,000 वो इंक्लूड होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट 90,000 का हुआ और कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया कि भाई जो 10,000 का मटेरियल है, 10,000 का जो मटेरियल है वो रेसिपिएंट सप्लाई करेगा, तो फिर हम ये वैल्यू इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये बात का ध्यान रखना। इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, कमीशन, पैकिंग एटसेट्रा चार्ज बाय द सप्लायर, ट्रांजैक्शन वैल्यू के अलावा वो कोई एडिशनल ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, इंश्योरेंस सब लेता है, तो वो भी हम शामिल करेंगे। और याद रखो ये कंपोजिट सप्लाई होगा, कंपोजिट सप्लाई होगा, तो जो प्रिंसिपल सप्लाई की टैक्स रेट होगी वो एप्लीकेबल होगी। इंटरेस्ट और लेट फी और पेनल्टी,
30 दिन में पेमेंट कर, सप्लायर बोलता अगर 30 दिन में पेमेंट नहीं किया so you have to pay penalty or interest at the rate of 18% per annum. So this we are also going to include remember we are going to include this. अगर सप्लायर के अलावा बैंक कोई इंटरेस्ट चार्ज करता है तो वो एग्जम्प्ट है, याद रखना, लेकिन सप्लायर चार्ज करता है क्योंकि उसको कंसिडरेशन जो उसका पेमेंट टर्म था उसके हिसाब से नहीं मिला, तो ये कंपोजिट सप्लाई होगा और इंटरेस्ट के ऊपर भी उसको जो प्रिंसिपल सप्लाई की जो जीएसटी रेट होगी वो पे करनी पड़ेगी और ये वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर हम इंक्लूड करेंगे। सब्सिडी जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट देती है वो हम एक्सक्लूड करेंगे, उसके अलावा कोई भी एनजीओ वेनजीओ देता है तो वो हम ऐड करेंगे। हमने कंसिडरेशन की डेफिनेशन में भी ये देखा था। अब एक्सक्लूजन क्या है? सेक्शन 15 सब सेक्शन 3, एट द टाइम ऑफ सप्लाई या उसके पहले कोई डिस्काउंट दिया जाता है या सप्लाई के समय दिया जाता है या उसके पहले दिया जाता है, तो बेसिकली डिस्काउंट आप इनवॉइस पे लिख के दोगे तो वो अलाउ है, तो डिस्काउंट्स माइनस किया जा सकता है। तो मान लीजिए 100 रुपीज के अंदर ट्रेड डिस्काउंट दिया गया -5, तो -5 किया गया तो 95 रुपीज के ऊपर ही हमको टैक्स पे करना है। वैल्यू ऑफ सप्लाई में डिस्काउंट माइनस कर सकते हैं, लेकिन काफी बार क्या होता है कि सप्लाई होने के बाद क्रेडिट नोट के थ्रू डिस्काउंट दिया जाता है, तो वो क्या हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो सेक्शन 15 सब सेक्शन 3 क्लोज बी बोलता है बेसिकली अगर एग्रीमेंट एग्जिस्ट करता है, जिस समय सप्लाई किया गया उस समय एग्रीमेंट एग्जिस्ट करता है, उसके हिसाब से डिस्काउंट दिया गया और इनपुट टैक्स क्रेडिट रेसिपिएंट जिसने पूरा ले लिया पहले, अब वो रिवर्स करता होता तो अलाउ है। तो मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर मैंने 100 रुपीज की आपको सप्लाई की, 100 रुपीज की सप्लाई की, उसके ऊपर टैक्स लगाया 12 रुपीज। अब जब मैंने ये सप्लाई की, मैंने आपके मेरे बीच में एग्रीमेंट हुआ कि 3 महीने के अंदर हम अगर आपने मेरे से इतना मटेरियल खरीद लिया तो मैं आपको बाद में 5% डिस्काउंट दूंगा, ठीक है, तो क्वांटिटी डिस्काउंट दूंगा। अगर 3 महीने 1 क्वार्टर के अंदर आपने इतना मटेरियल परचेज कर लिया तो मैं आपको बाद में दूंगा, ठीक है, तो मैं क्रेडिट नोट के थ्रू दूंगा, करेक्ट। लेकिन ये डिस्काउंट के लिए आप एलिजिबल कब हो गए? जब वो आपने जो टारगेट मैंने आपको दिया तब वो आपने अचीव कर लिया। अगर नहीं अचीव किया तो मैं आपको डिस्काउंट नहीं दूंगा। तो ये हमारे सप्लाई के समय एग्री हो गया। आपने वो टारगेट अचीव कर दिया तो मैं बाद में क्रेडिट नोट पे क्या करूंगा, 5 रुपए क्रेडिट नोट दूंगा, उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट कर सकता हूं 0.60, तो 5 रुपए 5 रुपीज 60 पैसे का मैं आपको क्रेडिट नोट दूंगा। तो जब ये इनवॉइस रेज किया तो आपने पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया, तो अब मैं आपको क्रेडिट नोट दे रहा हूं अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट, तो आपको ये 60 पैसे अब इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करना है, क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट आप उतना ही ले सकते हो जितना आपने पे किया है। तो अब मैं 60 पैसे अपनी लायबिलिटी रिड्यूस कर रहा हूं, तो आपको इसलिए वो इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए किसी और वजह से मैं इनको डिस्काउंट दे रहा हूं, आप मटेरियल नहीं बेच पा रहे हो, तो मैं आप बोलते हो मैं वापस करूंगा, तो मैं बोलता हूं भैया मैं वापस नहीं लूंगा, एक काम कर, तू 50% तेरे को एडिशनल डिस्काउंट देता हूं, तो इसको बेच दे। तो फिर वैल्यू ऑफ सप्लाई में कोई भी आप एडजस्टमेंट नहीं कर सकते, जो पहले सप्लाई के समय जो फाइनल हुई है वही रहेगी। ओके, ये बात का ध्यान रखना। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, क्वेश्चन है बेसिकली, वो आप लोग जरूर देखना, मैं बता देता हूं आपको। ये है क्वेश्चन 17 इसी चैप्टर के अंदर, ये आईसीआई ने आरटीपी के अंदर है ये शायद क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन 17। जरूर इसको अच्छी तरह से आप सॉल्व कर लेना, ऑडिट करके सॉल्व कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आप बुक पेंसिल लेके बैठो और सॉल्व करो, ठीक है। अब जो गैस सिलेंडर ड्रम है, गैस सिलेंडर ड्रम, उसका क्या होगा? रिटर्नेबल पैकिंग, अपन के एलपीजी गैस आती, गैस यूज की, वापस वो गैस खाली सिलेंडर लेके जाता है, तो क्या इसकी एमोर्टाइज कॉस्ट ऐड करनी पड़ेगी? तो सीबीआई ने क्लैरिफाई किया नहीं, जरूरत नहीं है। जो सिलेंडर अपने आता है ना, तो उसके अंदर जो गैस होती है, गैस की वो प्राइस चार्ज करते हैं, आपको सिलेंडर वापस करना पड़ता है जब नया भरा हुआ आएगा। तो क्वेश्चन ये था सीबीआईसी के सामने कि भैया इसकी जो रिटर्नेबल पैकिंग होती है, क्या उसका एमोर्टाइज कॉस्ट लेना है वैल्यू ऑफ सप्लाई में? तो आंसर इज नो। सीबीआईसी ने क्लैरिफाई किया कि नहीं लेना है। रिलेटेड पार्टी हमने देख लिया। अब मान लीजिए ट्रांजेक्शन वैल्यू बिकॉज ऑफ XYZ रीजन, XYZ रीजन कौन सा? 2 रीजन है, 2 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। सप्लाई एंड रेसिपिएंट दे आर नॉट रिलेटेड पार्टी एंड प्राइस इज सोल कंसिडरेशन, ठीक है। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है देन वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट ट्रांजेक्शन वैल्यू, अदरवाइज वी नीड टू जंप टू रूल्स। सो रूल 27, Rule 27, value of supply of goods or services where the consideration is not wholly in money. पुराना मोबाइल दो, नया मोबाइल लो। तो जो कंसिडरेशन पे किया आपने पुराना मोबाइल दे के नया मोबाइल खरीदने पर, ओके, वो पूरी तरह से मनी टर्म्स में नहीं था, क्योंकि आपने पुराना मोबाइल भी दिया,
ठीक है, तो प्राइस इज नॉट ए सोल कंसिडरेशन, सो वी आर गोइंग टू रिजेक्ट ट्रांजेक्शन वैल्यू, देन हाउ वी आर गोइंग टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ सप्लाई. तो वी नीड टू जंप टू रूल 27. इस से वैल्यू ऑफ सप्लाई गुड्स और सर्विसेज वेयर द कंसिडरेशन नॉट होली इन मनी. तो इस मामले में सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको ऐसे जाना है, वी हैव टू फॉलो द ऑर्डर. बुक में भी लिखा है अप्लाई दिस ऑर्डर. ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ सच सप्लाई, तो जो भी ओपन मार्केट वैल्यू, मान लो एमआरपी पे आप ले रहे हो तो एमआरपी का हो गया, करेक्ट. इफ ओपन मार्केट वैल्यू इज नॉट अवेलेबल देन सम टोटल ऑफ कंसिडरेशन इन मनी एंड मनी इक्विवेलेंट टू कंसिडरेशन. तो आपने जो नया मोबाइल खरीदा, ठीक है, एक्चुअल में उसके लिए आपने पे किया 20,000 और जो आपने अपना पुराना मोबाइल दिया उसकी वैल्यू मान लीजिए 5,000 रुपए है, तो कितना हो गया 25,000. ओके, दैट इज गोइंग टू द वैल्यू ऑफ सप्लाई. चलो ये भी नहीं अवेलेबल है तो रूल 27 सब रूल सी क्या बोलता है, इफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई नॉट डिटरमाइन अंडर क्लोज एंड बी देन द वैल्यू ऑफ सप्लाई गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ लाइक काइंड एंड क्वालिटी, तो उसकी हम वैल्यू ऑफ सप्लाई उसकी वैल्यू लेंगे. और अगर इससे भी नहीं होता है तो रूल 27 क्लोज डी क्या बोलता है, बहुत ही सिंपल है कि भाई जंप टू रूल 30 और 31 इन दैट ऑर्डर. तो पहले हम रूल 30 देखेंगे, रूल 30 के हिसाब से भी अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइन नहीं होगा तो रूल 31. तो प्राइस इज नॉट सोल कंसिडरेशन, तब हम क्या करेंगे, रूल 27. अब रूल 28, जब रिलेटेड पार्टी या डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में ट्रांजेक्शन है, तो जैसा मैंने बोला अगर एमआरपी पे भी है देन आल्सो वी आर गोइंग टू रिजेक्ट ट्रांजेक्शन वैल्यू. What we are going to do, we are going to adopt rule 28 provision. Remember, it is clearly written here other than through an agent. तो एजेंट के साथ अगर ट्रांजेक्शन तो रूल 28 अप्लाई नहीं करेंगे, रूल 29 अप्लाई करेंगे विच इज स्पेसिफिकली फॉर एजेंट. ओके, सो रूल 28 वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बिटवीन डिस्टिंक्ट और रिलेटेड पर्सन. इसमें याद करने का बहुत ही अच्छा तरीका, उस पर 4 थे, अब इसमें क्या हो गए, अब इसमें 3 हो गए. 3 क्या हो गए, पहला वाला वही ओपन मार्केट वैल्यू है, अगर ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो लाइक काइंड एंड क्वालिटी उसका ओपन, अगर उसकी वैल्यू अवेलेबल है तो वो, और न तो क्या होगा रूल 30 और 31 इन दैट ऑर्डर. पहले रूल 30 उसके बाद रूल 31 अगर हम लोग रूल 30 के हिसाब से डिटरमाइन नहीं कर पाते. अब इसमें एक एक्स्ट्रा प्रोविजन है, वो ये है कि भाई 90%, क्योंकि रिलेटेड पार्टी के बीच में ट्रांजेक्शन और डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में ट्रांजेक्शन है, तो ए और बी रिलेटेड पार्टी है, ए ने बी को सप्लाई किया, बी ने सी को सप्लाई किया, तो सी अगर मान लीजिए ये थर्ड पार्टी है तो बी सी को जितने में रुपए में भी सप्लाई कर रहा है उसका 90% वैल्यू इधर अडेप्ट किया जा सकता है. ओके, ठीक है, अगर ये दोनों बी और सी रिलेटेड पार्टी नहीं है तो. इसके अलावा मान लीजिए अगर बी इज एलिजिबल फॉर 100% आईटीसी, 100% आईटीसी, तो मान लीजिए 100 रुपीज की सप्लाई थी, ए ने 1 रुपए में सप्लाई की हो, लेकिन बी को 100% मतलब बी इज 100% एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो फिर 1 रुपये वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट. Even the transaction value should be 100 rupees, but A only charge token amount of 1 rupees, but B is eligible for input tax credit. तो गवर्नमेंट को ऐसे भी लॉस नहीं होने वाला, क्योंकि मान लीजिए लॉजिकली आप सोचिए कि 100 रुपीज अगर A चार्ज करता है उसके ऊपर टैक्स लगाता मान लीजिए 12 रुपीज, तो B क्या करेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लेगा, तो गवर्नमेंट को तो इनकम एक्रू नहीं हुई. अब मान लीजिए 100 की जगह वो 1 रुपीज ही लेवी करता है A, ठीक है, तो 12 पैसे देगा वो, लेकिन अगेन बी इज गोइंग टू टेक द इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो गवर्नमेंट को कोई नुकसान नहीं है. तो गवर्नमेंट ने बोला कि भैया अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है रेसिपिएंट को, तो फिर जो भी वैल्यू इनवॉइस में डिक्लेयर की गई वो एक्सेप्ट कर ली जाएगी. ओके, फिर रूल 29 व्हेन वी आर गोइंग टू अप्लाई वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स मेड और रिसीव थ्रू एन एजेंट, दिस रूल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, और जब वो एजेंट के थ्रू हो तो इसमें क्या है, रूल 29 क्लोज ए ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ सच सप्लाई, और फिर वो 90% जो हमने देखा था थर्ड पार्टी वाले को, ऊपर भी जो तो प्रोविजन था वो यहां भी है. ओके, और अगर इनसे, अब ये ऐसा नहीं है ऑर्डर में, आप ये भी अप्लाई कर सकते हो या ये भी अप्लाई कर सकते हो, आपकी चॉइस है. और रूल 29 बी क्या बोलता है, भाई अगर नहीं आप डिटरमाइन कर पा रहे हो क्लोज ए के हिसाब से, तो क्या करो भाई, सिंपली आप क्या करो, जंप टू रूल 30 और 31 इन दैट ऑर्डर. ओके, अब रूल 30 क्या है, बहुत ही सिंपल है. रूल 30 बोलता है भैया 110% गुड्स और सर्विसेज के मामले में 110% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मैन्युफैक्चर और कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन ऑफ सच गुड्स और कॉस्ट ऑफ प्रोविजन ऑफ सच सर्विसेज. तो बेसिकली जो आपकी कॉस्ट है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है या प्रोविजन ऑफ सर्विसेज की या इक्विजिशन ऑफ
गुड्स की है उसका 110% ले लीजिए। लेकिन सर्विसेज के मामले में उनको एक सुविधा दी गई है सर्विस प्रोवाइडर को कि दे कैन स्किप दिस रूल एंड दे कैन डायरेक्टली जंप टू रूल 31, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है कि सर्विसेज के मामले में कॉस्ट का कैलकुलेशन काफ़ी मुश्किल होता है। इनफैक्ट आई वॉज फाइनेंस हेड फॉर सर्विस इंडस्ट्री फॉर ऑलमोस्ट 8 to 9 ईयर्स, और मैं ही प्राइजिंग अप्रूव करता था। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ द सर्विस। तो इसलिए गवर्नमेंट ने भी ये प्रैक्टिकल डिफिकल्टी समझी और सर्विस इंडस्ट्री वालों को बोला कि भाई तुम लोग चाहो तो रूल 30 को स्किप करके डायरेक्टली रूल 31 अप्लाई कर सकते हो। रूल 31 क्या है? जनरली एक्सेप्टेड बेसिकली प्रिंसिपल। ओके, जनरली तो ये मतलब कोई मेथड नहीं बताता जैसे कि रूल 30 बताता है, ये अपने दिमाग के ऊपर जोर ज़्यादा देने को बोलता है। लेकिन इसमें लिटिगेशन के मैटर भी ज़्यादा होंगे। अगर किसी ने रूल 31 अप्लाई किया तो याद रख ले, आपके लिए जो रीजनेबल मीन्स हो सकता है वो मेरे लिए नहीं होगा और ऑफिसर के लिए नहीं हो सकता। तो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, सो दिस मे लीड टू लिटिगेशन। ओके, चलिए इसके बाद रूल 31A। तो रूल 27 to 30 बेसिकली हमको कब 31 कब अप्लाई करना? जब ट्रांजेक्शन वैल्यू वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट। अब रूल 31A और जो रूल 32 है उसमें स्पेसिफिक सप्लाईज के लिए वैल्यूएशन बताया गया। जैसे हमने शेड्यूल 3 के अंदर देखा था कि भाई एक्शनेबल क्लेम अदर देन लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग आर नीडर सप्लाई ऑफ गुड्स, नो सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग के मामले में उनका वैल्यूएशन कैसे होगा? तो रूल 31A क्या बोलता है बेसिकली कि 100 डिवाइडेड बाय 128। अब ये किसका करेंगे? फेस वैल्यू ऑफ टिकट या जो भी ऑफिशियल गजट में नोटिफाई किया गया उसमें से जो भी ज्यादा हो। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए फेस वैल्यू है 250 लाख और जो ऑफिशियल गजट में मणिपुर गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया वो 256 लाख। तो हम जो भी ज्यादा वो लेंगे तो 256 लाख डिवाइडेड बाई 128 इंटू 100, तो बेसिकली इंक्लूसिव ऑफ टैक्स है। तो हम लोग इसको क्या कर रहे हैं? टैक्स का अमाउंट निकाल रहे हैं। तो 200 लाख इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई। इसके ऊपर आप टैक्स लेवी करोगे, 28% टैक्स है तो 256 हो जाएगा। और इसके अलावा मान लीजिए जो बैटिंग, गैम्बलिंग और हॉर्स रेसिंग है, रेस क्लब है, उसके मामले में क्या होगा? 100% ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द बैट और द अमाउंट पेड इनटू टोटली सेटर। तो मैंने आपको बोला था ना, जैसे टोटली सेटर क्या होता है कि वो एक व्हील होती है जिसके अंदर नंबर लिखे हुए होते हैं। आप एक नंबर के ऊपर बैट लगा सकते हो। अगर नहीं जानते हो तो एक बार गोवा जाके आ जाना, गोवा में जाके कैसीनो खेल के कैसीनो के अंदर चले जाना। खेलना जरूरी नहीं होता, आप अंदर चले जाना, ठीक है। मैं अभी 2-3 हफ्ते पहले ही जाके आया हूँ। तो वहाँ जो टोटली सेटर होता है उस पर आप बैटिंग करो, आपको 9 टाइम्स या 10 टाइम जो भी देते हैं। तो इसमें वैल्यू क्या होगी? जो आपको ने बैट लगाई है 100 रुपीज़ की, मान लीजिए आपने 100 रुपीज़ की लगाई है और अगर आप जीत गए तो आपको 900 रुपीज़ मिलेंगे। तो बैट का अमाउंट मतलब जो बैट जो लगाते हैं दैट इज गोइंग टू द वैल्यू ऑफ सप्लाई। बेसिकली 100 रुपीज़ इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई। अब रूल 32 ये 5 स्पेसिफिक सप्लाईज की बात करता है। रिमेंबर इट इज ऑप्शनल, इट इज नॉट कंपल्सरी। ट्रांजेक्शन वैल्यू पर्सन, द सप्लायर कैन ऑप्ट फॉर ट्रांजेक्शन वैल्यू और ही कैन गो फॉर सच स्पेसिफिक 5 सप्लाईज प्रोविजन। ओके, तो चॉइस हैज बीन गिवन टू हिम। अगर वो सेक्शन 15 के हिसाब से आना चाहता है ट्रांजेक्शन वैल्यू, अगर मान लीजिए वो ट्रांजेक्शन वैल्यू इज not acceptable because both those conditions are not satisfied, so he need to jump to rule 27 to 31। और उसको दूसरी चॉइस ये है कि भाई जो रूल 32 के अंदर 5 स्पेसिफिक सप्लाई अगर वो उसके अंदर इन्वॉल्व है, सो ही कैन ऑप्ट फॉर रूल 32, बट इट इज नॉट कंपल्सरी, ऑप्शन गिवन टू हिम। रूल 32 सब रूल 2 बेसिकली फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन को कवर करता है। तो फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन में इसमें दो प्रोविजन है। पहले में तो एक जो करेंसी है, ठीक है, वो एक INR है, मतलब इंडियन करेंसी से आपने डॉलर कन्वर्ट किया, डॉलर से इंडियन करेंसी कन्वर्ट किया, तो बेसिकली एक करेंसी इंडियन करेंसी है। तो इसके अंदर वो ये क्या प्रोवाइड करता है? ये बेसिकली बोलता है डिफरेंस बिटवीन बाइंग और सेलिंग रेट एंड RBI रेफरेंस रेट। अब लोग को पॉजिटिव या नेगेटिव डिफरेंस से कोई मतलब नहीं। जैसे मान लीजिए 84 हो बाइंग रेट और 85 सेलिंग रेट है, ठीक है, और RBI रेफरेंस रेट 83 है, तो आप बोलोगे अरे सर बाइंग रेट, मान लो बाइंग कर रहे हैं तो बाइंग 84 माइनस 83 पॉजिटिव आया 1, लेकिन अगर इसमें करेंगे तो माइनस आएगा, ठीक है, नेगेटिव। उससे माइनस प्लस से मतलब नहीं, क्योंकि ये डिफरेंस बोल रहा है। तो डिफरेंस बिटवीन बाइंग और सेलिंग रेट एंड RBI रेफरेंस रेट
ठीक है, इनटू टोटल यूनिट ऑफ करेंसी, दिस इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई। या फिर अगर आरबीआई रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं है तो 1% ऑफ ग्रोस अमाउंट ऑफ आईएनआर प्रोवाइडेड रिसीव, तो जितनी भी इंडियन करेंसी मिली है ओके या दी गई है उसका 1% आप ले लो, ठीक है, आरबीआई रेफरेंस रेट नहीं है तो। और अगर मान लीजिए जो करेंसी एक्सचेंज हो रही है उसमें इंडियन करेंसी कोई भी नहीं है, तो आप क्या करोगे, तो दोनों को आरबीआई रेफरेंस रेट से कन्वर्ट करना है, उसका 1% लीजिए और जो भी लेसर है दैट इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई। इसके अलावा एक ऑप्शन और है जो आप मतलब एक बार ऑप्ट कर लोगे तो फाइनेंशियल ईयर में विड्रॉ नहीं कर सकते। ये बेसिकली जैसे इनकम टैक्स है वैसे स्लैब वाइज है। सो अप टू 1 लाख रुपीज है तो 1% ऑफ ग्रोस अमाउंट ऑफ करेंसी एक्सचेंज मिनिमम 250 रुपीज होगा। अगर 1 लाख टू 1 लाख अबव 1 लाख एंड अप टू 10 लाख है तो 1000 रुपीज, क्योंकि 1 लाख के ऊपर 1% कितना होगा 1000 रुपीज, तो 1000 प्लस 0.50% जितना भी मान लीजिए 5.50 लाख है तो 1000 प्लस 4,50,000 के ऊपर 1 लाख माइनस करेंगे तो बाकी क्या बच गया 4,50,000, उसके ऊपर कितना होगा 0.5%, ठीक है, तो 0.5% वो प्लस 1000 वो हो जाएगा अपना वैल्यू ऑफ सप्लाई। अबाउट 10 लाख है तो 5500, लेकिन इसमें मैक्सिमम भी दिया है 5500 प्लस 0.1% अबाउ 10 लाख, मैक्सिमम इज 60,000। ओके, फिर रूल 32 सब रूल 3 एयर ट्रेवल एजेंट, एयर टिकट हम बुक करते हैं ना तो उनको कमीशन मिलता है, ठीक है, उनको कमीशन मिलता है, तो बेसिकली उसके लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी, तो डोमेस्टिक ट्रेवल के मामले में 5% ऑफ बेसिक फेयर और इंटरनेशनल ट्रेवल के मामले में 10% ऑफ बेसिक फेयर। अब बेसिक फेयर की क्या डेफिनेशन है, जिसके ऊपर कमीशन कैलकुलेट किया जाता है वो। अब जैसा मैंने आपको बोला था कंपलसरी नहीं है ये स्पेसिफिक सप्लाई के मामले में कि एयर ट्रेवल एजेंट इसको ऑप्ट कर भी सकता है रूल 32 सब रूल 3 को, या बोलता है ट्रांजेक्शन वैल्यू। तो ये एक एग्जांपल भी है, जैसे मान लीजिए उसने डोमेस्टिक एयर ट्रेवल की बुकिंग की, उसका बेसिक फेयर इतना है, इंटरनेशनल फेयर इतना है, ठीक है, और अदर चार्जेज ये है, तो नॉर्मली उसको क्या होगा, इसका 5% मिलेगा और इसका 10% हम वैल्यू ऑफ सप्लाई लेंगे, मिलेगा नहीं मतलब कमीशन नहीं है, तो इसका 5% और या 10% इसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी, ठीक है। अब एक जो दूसरा एग्जांपल मैंने बुक में रखा है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, ये देखिए, जो उसने डोमेस्टिक बुकिंग में जो बेसिक एयरफेयर कलेक्ट किया है वो ये है, इंटरनेशनल में ये है, उसका कमीशन जो उसको मिला है डायरेक्टली जो ट्रांजैक्शन वैल्यू वो 10 लाख रुपीज है। लेकिन अगर हम लोग रूल 32 सब रूल 3 अप्लाई करते हैं तो कितना होगा, 5% इसका और 10% इसका, तो 5 लाख रुपीज और 5% इसका 3,50,000, तो 8,50,000 है। तो अब उसको क्या बेनिफिशियल है, 8,50,000 या जो उसको कमीशन मिला 10 लाख वो, तो उसको ऑप्ट क्या करना चाहिए रूल 32 सब रूल 3, क्योंकि इधर उसको वैल्यू ऑफ सप्लाई केवल 8,50,000 ही होगी, तो उसको टैक्स कम पे करना पड़ेगा। बेसिकली कलेक्ट तो वो एयरलाइन से करेगा लेकिन कम करना पड़ेगा। रूल 32 सब रूल 4 लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, तो हमेशा याद रखना लाइफ इंश्योरेंस के मामले में कि लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट भी होते हैं, ठीक है, पुराने जमाने में यूलिप होता था, अभी भी काफी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट होता है। तो जो प्योर इंश्योरेंस से रिलेटेड जो प्रीमियम होता है उसके ऊपर कोई छूट नहीं, उसके ऊपर जीएसटी लगता है। बेसिकली जो ये वैल्यू कम की जाती है वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड की जाती है। तो अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन के अंदर आता है कि भाई 1 लाख कलेक्ट किया, उसमें से 90,000 इन्वेस्ट किया गया, तो 10,000 ही रिस्क प्रीमियम हुआ, तो रिस्क प्रीमियम के ऊपर हमेशा पूरा टैक्स लगेगा, यानी 10,000 के ऊपर, बाकी के 90,000 में नहीं लगेगा। तो ये पहला वाला पॉइंट यही बोल रहा है कि भाई जब जो प्रीमियम चार्ज किया गया उसमें इन्वेस्टमेंट कितना है ये बता दिया गया पॉलिसी होल्डर को, तो वो हम कम कर देंगे, बाकी के ऊपर जो रिस्क प्रीमियम है, जो लाइफ इंश्योरेंस का एक्चुअल प्रीमियम है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट का जो प्रीमियम होगा हम वो माइनस करेंगे। जैसे हमारे एग्जांपल में 1 लाख में 90,000 मान लीजिए इन्वेस्टमेंट है, तो 90,000 को माइनस करके 10,000 के ऊपर जीएसटी लगेगा। लेकिन मान लीजिए सिंगल प्रीमियम है एन्युटी पॉलिसीज, तो 10% ऑफ द सिंगल प्रीमियम चार्ज फ्रॉम पॉलिसी होल्डर, और जो बाकी हम लोग LIC लेते हैं जहां इन्वेस्टमेंट का हम लोग को अलग अमाउंट नहीं बताया जाता, तो उसके मामले में फर्स्ट ईयर के अंदर 25% लेंगे वैल्यू, और फर्स्ट ईयर ऑनवर्ड यानी सब्सिक्वेंट ईयर जो सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर है उसका 12.5%। हमेशा याद रखना कि जो टर्म इंश्योरेंस होता है वो प्योर रिस्क पॉलिसी होती है, उसके अंदर कोई भी तरह की छूट नहीं बोलेगी, तो जितने भी प्रीमियम कलेक्ट किया गया उसके ऊपर जीएसटी लगेगा।
तो ये छूट बेसिकली क्या क्यों मिलती है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी उसका पार्ट होता है। लेकिन अगर कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, जिसके अंदर केवल मान लीजिए इंश्योरेंस जो रिस्क प्रीमियम ही कलेक्ट किया गया, तो उसके ऊपर जीएसटी हमेशा पूरा लगेगा। रूल 32 सब रूल 5, पुरानी गाड़ी बेचने के ऊपर क्या होगा, पुरानी गाड़ी या पुराना इलेक्ट्रॉनिक आइटम। तो रूल 32 सब रूल 5 ये कंफ्यूज मत हो जाना कि वैसा ओल्ड कार के ऊपर ही एप्लीकेबल होगा। अगर एसी वैसे भी पुराना बेचा जाता है या टीवी बेचा जाता है, उसके ऊपर भी एप्लीकेबल है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिन स्कीम। मार्जिन स्कीम में बेसिकली क्या होता है, बहुत ही सिंपल है, सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस। लेकिन अगर सेलिंग प्राइस 50,000 है, परचेज प्राइस 1 लाख रुपीज है, तो क्या होगा, माइनस में आ जाएगा। तो उसको इग्नोर कर दो भैया, कोई टैक्स पे मत करो, गवर्नमेंट तुमको रिफंड नहीं देगी। क्योंकि अगर माइनस में टैक्स कैलकुलेट कर दोगे तो इसका मतलब हो गया रिफंड, गवर्नमेंट थोड़ी ना रिफंड देने वाली है, तो जीरो हो जाएगी वैल्यू ऑफ सप्लाई। लेकिन इसके पास ऑप्शन भी है कि वो बंदा क्या कर सकता है कि नॉर्मल वैल्यूएशन मेथड अडॉप्ट कर सकता है। सिंपल है, मैंने कार खरीदी, मैं ओल्ड कार का डीलर हूँ, तो मैंने कार खरीदी, मान लो किसी कंपनी से खरीदी, कंपनी ने जीएसटी लगाया, तो मेरे को इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, और मैं उस कार को रिफर्बिश करके बेचता हूं, तो मैं जीएसटी पूरा चार्ज करूंगा, उसके अगेंस्ट में जो मैंने परचेज पे की वो माइनस कर दूंगा। तो या तो मैं मार्जिन स्कीम अडॉप्ट कर सकता हूं, या मैं अगर आईटीसी लेना चाहूं तो मार्जिन स्कीम नहीं, फिर वो नॉर्मल जैसे हम लोग बाकी मामलों में जैसे ट्रांजेक्शन वैल्यू लेते हैं वैसे इसी में होगी। ठीक है। और हाँ, बैंक से लोन लिया और लोन नहीं चुकाया, कार लोन लिया, बैंक से लोन नहीं चुकाया, तो क्या करेगी बैंक, कार जब्त कर लेगी और फिर बेच देगी। तो उसके लिए क्या है, 5% पॉइंट पर क्वार्टर पार्ट डेयर ऑफ, मतलब अगर मान लो 31 मार्च है, एक दिन का ही है, तो पूरा क्वार्टर काउंट होगा, ये याद रखना, पार्ट डेयर ऑफ है। ठीक है। रूल 32 सब रूल 6, वाउचर, टोकन या कूपन। सोडेक्सो वाउचर 100 रुपीज का वाउचर, 100 रुपीज का वाउचर है, लेकिन आप उससे क्या कर सकते हो, मान लीजिए उसके रिडीम कर सकते हो 110 का, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी। तो इसमें एग्जांपल भी है, जैसे मान लो वाउचर है कोई, उसकी फेस वैल्यू इतनी है, लेकिन उससे आप प्रोडक्ट इतना खरीद सकते हो, तो कूपन की वैल्यू क्या होगी, बेसिकली 1000 जितना आप रिडीम कर सकते हो। ओके। रूल 32 सब रूल 7 बेसिकली ये एम्पावर करता है गवर्नमेंट को कि वो चाहे तो जो सेक्शन 25 यानी रिलेटेड पार्टी डिस्टिंक्ट पर्सन जो होते हैं ना, डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में ट्रांजेक्शन है, वहां बोल सकती है कि भाई अगर आईटीसी अवेलेबल है तो वैल्यू क्या होगी, नील। अभी तक गवर्नमेंट ने इसके अंदर कोई नोटिफाई नहीं किया। बेसिकली मैंने आपको पहले समझाया, क्योंकि डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में सप्लाई है, मान लो गवर्नमेंट नोटिफाई कर देती है बैंक के लिए, ठीक है, तो वैल्यू नील मानी जाएगी, क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल रहेगा, तो नुकसान गवर्नमेंट को कुछ होने वाला नहीं है। फिर रूल 33 इज अबाउट प्योर एजेंसी। प्योर एजेंसी में ध्यान रखना, मैं डिटेल लेक्चर के अंदर तो डिटेल में समझाता हूँ विद एग्जांपल कि ये क्यों कहाँ से अडेप्ट किया गया, सर्विस टैक्स लॉ से अडेप्ट किया गया, और 2006 में ये प्रोविजन आया था सर्विस टैक्स के अंदर, यहाँ कॉपी पेस्ट किया गया। आपको प्योर एजेंसी में केवल यही ध्यान रखना है कि प्योर एजेंट मतलब अपने, ये एजेंट प्रिंसिपल वाला रिलेशनशिप नहीं, ये प्योर एजेंसी है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बोलता हूँ कि आप मान लीजिए हाउस कीपिंग सर्विस प्रोवाइडर हो, तो ये मान लीजिए ऑफिस है उसका, आपने हाउस कीपिंग सर्विस का ठेका लिया हुआ, कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ मेरे से, ठीक है। अब मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि अगर बिजली का बिल भी आता है तो आप पे कर दो और आप मेरे से रीइंबर्समेंट ले लो। मेरे को इन छोटे मोटे मामलों में नहीं पड़ना। तो केबल टीवी के चार्जेज आए, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया, तो बेसिकली आपने पे किया और सेम अमाउंट मेरे से रिकवर कर लिया। तो ये क्या हो गया, प्योर एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट, जो बेसिकली मैंने आपको रीइंबर्स किया। हम लोग कस्टम के अंदर क्लियरेंस करवाते हैं, तो कस्टम के अंदर आपको मालूम है फॉर्मेलिटी बहुत ज्यादा होती है, तो एजेंट होते हैं। तो एजेंट क्या करता है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो कंसाइनमेंट क्लियर करता है, तो उस समय जो भी मान लो कस्टम को पेमेंट करना होता है या पोर्ट को जो पेमेंट करना होता है वो पे कर देता है और अपने जो कस्टमर्स है वो रिकवर कर लेता है सेम अमाउंट। तो ये प्योर एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट है। प्योर एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट को देखने का बहुत ही सीधा तरीका है कि जो बंदा पे कर रहा है उसकी एक्चुअल में लायबिलिटी नहीं है, लायबिलिटी किसी और की है। जैसे मान लीजिए मैं इंपोर्ट करता हूं कोई कंसाइनमेंट, तो कस्टम वाले को मालूम है, पोर्ट वाले को मालूम है कि पैसा मेरे से कलेक्ट करना है, तो मैंने किसी और को ऑथराइज कर दिया कि भाई तू पे कर ले, मेरे से सेम अमाउंट ले लेना। तो अगर वो पे नहीं करेगा तो मेरी लायबिलिटी है। तो इसको हम प्योर एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, जिसमें सेम अमाउंट चार्ज किया जाता है, रीइंबर्स किया जाता है, मार्कअप या मार्क डाउन नहीं होना चाहिए। और ये जो अमाउंट होता है नॉर्मली मैं प्रैक्टिकल लाइफ में बोलता हूं क्योंकि मैंने ये काफी हैंडल किया है,
तो ये है ना बैलेंस शीट में पार्क किया जाता है, रीइंबर्सेबल एक्सपेंस रिकवरी के अंदर, P&L के अंदर इसको पार्क नहीं करना है। ओके, और ये डेबिट नोट के थ्रू नॉर्मली रिकवर किया जाता है। अब इसमें हालांकि ऐसा नहीं, इसमें लिखा हुआ है कि भाई टैक्स इनवॉइस भी इश्यू हो सकता है, लेकिन उसको अलग लाइन आइटम में दिखाना है कि ये रीइंबर्समेंट है। ओके, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का बिल मैंने पे करने का आपको बोला, मैंने आपने पे नहीं किया, मान लो भूल गए, तो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी किससे वसूल करेगी? मेरे से करेगी, लाइट मेरा कट कर देगी। ठीक है, तो ये प्योर एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट है। फिर रूल 34, फॉरेन एक्सचेंज में कॉन्ट्रैक्ट, तो उसकी वैल्यू कैसे डिटरमाइन करेंगे? तो टैक्सेबल गुड्स के मामले में तो भाई आपको मालूम है सेक्शन 14 ऑफ कस्टम एक्ट के अंदर फोर्टनाइटली बेसिस पे जो CBIC वो रेट नोटिफाई करती है, तो वो रेट लेनी है। सर्विसेज के मामले में क्योंकि कस्टम लॉ एप्लीकेबल नहीं होता, तो जो भी जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, डेट ऑफ सप्लाई हम क्या लेंगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13, जो पिछले चैप्टर में हमने रिवाइज किया उसके हिसाब से। रूल 35 कुछ नहीं है, बेसिकली ग्रॉस को नेट ऑफ करने का, कि अगर इंक्लूडिंग टैक्सेज है तो उसको नेट ऑफ कैसे करते हैं, तो इन्होंने फार्मूला दिया, हालांकि आप लोगों को मालूम है कैसे करते हैं। ठीक है, अब एक जो क्वेश्चन आता है, बिफोर आई जंप टू सर्कुलर, ध्यान रखना कि हमने जब डिस्काउंट की बात की थी, मैं बोलना उस समय आपको बोलना भूल गया, सेक्शन 15 सब सेक्शन 3 के अंदर मान लो कैशबैक मिलता है, आपका क्रेडिट कार्ड के ऊपर कैशबैक ये सब मिलता है, तो उसका क्या एडजस्टमेंट होगा? क्या वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में माइनस होगा कि नहीं होगा? तो कैशबैक होता कैसे? मान लीजिए हमने अमेजन के ऊपर कुछ शॉपिंग की, ठीक है, तो अमेजन पे हमने आइटम लिया 1000 रुपीज का, उसमें लिखा हुआ था कि वी आर गोइंग टू यूज सिटी बैंक कार्ड, देन सिटी बैंक इज गोइंग टू गिव कैशबैक ऑफ 10%। तो आपने सिटी बैंक का कार्ड यूज किया, सो आफ्टर फ्यू डेज यू आर गोइंग टू गेट द कैशबैक फ्रॉम सिटी बैंक, लेट्स से 100 रुपीज, बट अमेजन गोट 1000 रुपीज। ठीक है, तो इसके ऊपर GST लगेगा, ये 100 रुपीज माइनस नहीं होगा, ये कस्टमर के अकाउंट में डायरेक्टली कैशबैक आएगा, तो GST 1000 रुपीज के ऊपर रखेगा, कैशबैक हम माइनस नहीं करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब सर्कुलर, सबसे पहले सर्कुलर नंबर 47/21/2018, GST डेटेड 8 जून 2018, OEM, और क्या है दूसरा? कंपोनेंट मैन्युफैक्चर। ये सर्कुलर हमने डिस्कस किया था ना, कहाँ किया था? चैप्टर 2 के अंदर किया था, चैप्टर 2 में डिस्कस किया था ना, OEM और कंपोनेंट मैन्युफैक्चर। उस समय मैंने आपको समझा दिया था कि कंपोनेंट मैन्युफैक्चर क्या होता है, OEM क्या होता है। तो अब मैं वापस वो एग्जांपल नहीं लूंगा। टोयोटा, मैं इतना ही आपको रिकलेक्ट करवाने के लिए इतना बता रहा हूं, टोयोटा उसका ब्रेकिंग सिस्टम बनाने वाली कोई दूसरी कंपनी है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन यहां तो हमने देखा था कि वो सप्लाई है नहीं है, अगर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की गई, तो इसमें लिखा था कि सप्लाई नहीं है। मान लीजिए, तो यहां ये सर्कुलर क्या क्लेरिफाई कर रहा है? ये सर्कुलर सेम हम वापस ITC में भी डिस्कस करेंगे, बट विद रेस्पेक्ट टू इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबिलिटी। यहां हमको डिस्कस करना है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई का क्या होगा। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई बहुत ही सिंपल है, अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि टोयोटा को फ्री ऑफ कॉस्ट देना, तो हम वैल्यू ऑफ सप्लाई में अमोर्टाइज कॉस्ट नहीं लेंगे। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि मोर एंड डाइज टोयोटा की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कंपोनेंट मैन्युफैक्चर की है, लेकिन टोयोटा ने फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी है, तो उसका हम फिर अमोर्टाइज कॉस्ट ऐड करेंगे। ओके, क्लियर? फिर इसके अलावा सर्कुलर नंबर 92/11/2090 है, फ्री सैंपल एंड गिफ्ट। फ्री सैंपल एंड गिफ्ट का क्या होगा वैल्यू ऑफ सप्लाई के मामले में? तो फ्री सैंपल एंड गिफ्ट, डॉक्टर को फार्मा कंपनी फ्री सैंपल देती है, ठीक है, तो सप्लाई नहीं है वो। ठीक है, सप्लाई नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, थर्ड पार्टी है, दोनों एक दूसरे के जान पहचान वाले नहीं है। ठीक है, तो GST तो लगेगा नहीं, GST लगेगा नहीं। लेकिन अगले चैप्टर में हम देखेंगे इसके ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट भी नहीं मिलेगा, क्योंकि सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 के अंदर ये ब्लॉक है। लेकिन मान लीजिए शेड्यूल 1 है, शेड्यूल 1, तो फ्री सैंपल का मतलब ये नहीं है कि हम भाई डायरेक्ट बोले कि अरे ये तो फ्री है। शेड्यूल 1 के आइटम है, शेड्यूल 1 में क्या है? कंसीडरेशन नहीं है, तो हम लोग फ्री नहीं बोलते उसको। ठीक है, वो सप्लाई मानी जाती है। तो कंसीडरेशन नहीं है तो ट्रांजेक्शन वैल्यू इज नॉट गोइंग टू बी एक्सेप्टेबल, तो हम लोग रूल के हिसाब से उसकी वैल्यू डिटरमाइन करेंगे और टैक्स का पेमेंट करेंगे, तो इसके ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल हो जाएगा। ओके, उसके बाद अब बाई 1 गेट 1 फ्री ऑफर। रिलायंस के स्टोर में गए आप, डी मार्ट के अंदर गए आप, ऑफर देखते हो 1 के ऊपर 1 के ऊपर 1 फ्री। तो CBIC बोलता है बेसिकली ये मार्केटिंग फंडा है, बोगो मार्केटिंग फंडा है,
फ्री नहीं है, उन्होंने अपनी जो वैल्यू है वो रिड्यूस कर दी 50%। ठीक है, तो इसके ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल हो जाएगा। और वैल्यू बेसिकली 100 रुपीज वो पहले एक आइटम के चार्ज कर रहा था, अब 2 आइटम के कर रहा है, तो उसने वैल्यू रिड्यूस करके 50 रुपीज कर दिए। फिर तीसरा इसी के अंदर कहां गया, ये रहा डिस्काउंट इंक्लूडिंग बाय मोर सेव मोर ऑफर्स। तो जो हमने शुरुआत में डिस्कस किया था कि स्टॉकिस्ट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है कि भाई 3 महीने में इतनी क्वांटिटी बाय करेगा तो मैं तेरे को एक्स्ट्रा डिस्काउंट दूंगा। तो क्या वो वैल्यू के अंदर हम शामिल करेंगे कि रिड्यूस करेंगे? हम रिड्यूस कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू कि इनपुट टैक्स क्रेडिट भी रिवर्स होना चाहिए। तो ये ठीक है, चलेगा। लेकिन जो सेकेंडरी डिस्काउंट है, सेकेंडरी डिस्काउंट मतलब जो सप्लाई के समय एग्री किया गया वो बाद में दिया गया, ठीक है, वो तो हम रिड्यूस कर सकते हैं, क्रेडिट नोट के थ्रू कर सकते हैं, क्रेडिट नोट इश्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए बाद में माल नहीं बिक रहा है, सप्लायर बोलता है ठीक है मैं तेरे को 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट देता हूं, तो वो हम वैल्यू ऑफ सप्लाई में माइनस नहीं कर सकते। हम लोग सेक्शन 15 सब सेक्शन 3 में ये डिस्कस कर भी चुके हैं। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो क्रेडिट नोट इश्यू नहीं कर सकता। सप्लाई क्रेडिट नोट इश्यू कर सकता है, लेकिन वो कॉमर्शियल क्रेडिट नोट होगा, उसमें वो जीएसटी से रिलेटेड एडजस्टमेंट नहीं करेगा। फिर सर्कुलर नंबर 102 21/2019। आप मोबाइल लेने जाते हो, आज का दुकानदार क्या बोलता है मोबाइल के अंदर? आप बोलते हो सर मेरे को मोबाइल चाहिए 50,000 रुपये वाला, आपने पसंद कर लिया, दुकानदार बोलता है ठीक है ले लो। आप बोलते हो सर मैं तो किस्तों में दे सकता हूँ, मेरे पास इमीडिएट पेमेंट 50,000 अवेलेबल नहीं है, तो आप कुछ डाउन पेमेंट ले लो और कुछ मेरे को मंथली इंस्टॉलमेंट दे दो। तो वो बोलता है ठीक है भैया मैं तेरे से 5 महीने में लेता हूँ, 11,000 पर मंथ तू मेरे को दे दे EMI। तो क्वेश्चन ये कि टैक्स किसके ऊपर लगेगा? 50,000 के 55,000 के ऊपर। दुकानदार खुद कर रहा है इंस्टॉलमेंट, वो क्रेडिट में दे रहा है आपको, ठीक है, तो 55,000 के ऊपर टैक्स लगेगा। अगर वो कोई पेनल्टी भी चार्ज करता है क्योंकि आपने टाइम पे पेमेंट नहीं किया, तो उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा। लेकिन आप दुकानदार के पास जाते हो और वो बजाज वाले को बोलता है कि भैया तू इसका फाइनेंस कर दे। तो बजाज वाले का काम ये है, बजाज फाइनेंस, जिसका सीए वालों को बहुत कॉल आता है इसलिए उसका नाम ले रहा हूं, ठीक है, तो वो जो इंटरेस्ट चार्ज करेगा वो एग्जम्प्ट होगा, ठीक है, वो एग्जम्प्ट करेगा क्योंकि वो उस बिजनेस में लोन्स एंड एडवांसेस के। फिर सर्कुलर नंबर 115/34/2019 जीएसटी यूडीएफ पैसेंजर सर्विस फी। आपने देखा होगा एयर टिकट के अंदर लिखा हुआ रहता है यूजर डेवलपमेंट फी, पैसेंजर सर्विस फी। ओके, ये चार्ज किया जाता है। तो ये बेसिकली जो चार्ज किया जाता है ये एयरपोर्ट ऑपरेटर की रेवेन्यू होती है, लेकिन एयरपोर्ट ऑपरेटर क्या करता है खुद तो पैसेंजर से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता। तो इसमें ट्रांजेक्शन कैसे होता है? जैसे आपने टिकट बुक की, स्टूडेंट ने टिकट बुक की विस्तारा एयरलाइन से, ठीक है, तो विस्तारा ने ये चार्ज किया और आपसे जो भी उसने चार्ज किया वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दे दिया, जो एयरपोर्ट ऑपरेटर है। तो ये बेसिकली प्योर एजेंसी के रूप में चार्ज करता है, इसको उससे कोई मुनाफा नहीं है। जितना ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया बोलता है वो अपने टिकट में इंक्लूड कर लेता है और आपसे चार्ज कर लेता है। तो इसके ऊपर जीएसटी की लायबिलिटी इसकी होगी। ये इनपुट टैक्स क्रेडिट ले नहीं सकता, भले इसने पे किया हो इसको, लेकिन एक्चुअल में पे इसने किया, तो ये इसके इनवॉइस के बेसिस पे आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हो। ये इससे कलेक्ट करके आपको, मतलब ये आपसे कलेक्ट करके इसको दे देगा और जीएसटी की लायबिलिटी इसकी होगी। ये प्योर एजेंट है और इसके इनवॉइस के बेसिस पे आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हो अगर अवेलेबल है तो। इसके अलावा जो ये इसको कलेक्ट करने के लिए उससे कोई फीस लेगा एयरपोर्ट अथॉरिटी, भाई सर्विस दे रहा प्योर एजेंसी की, तो वो जो चार्ज करेगा उसका वो सप्लायर है 5 रुपीज 5 रुपीज नॉर्मली वो चार्ज करता है, उसके ऊपर जीएसटी की लायबिलिटी इसकी होगी। ओके, चलिए आगे। फिर अब एक नया सर्कुलर आप लोगों के लिए, अमेंडमेंट फॉर यू पीपल, सर्कुलर नंबर 117/709/2022। तो ये बोलता है कि भाई जो सेल ऑफ लैंड है, हमने शेड्यूल 3 के अंदर क्या देखा था, याद करो। शेड्यूल 3 के अंदर देखा था हमने दैट पैरा 5 से सेल ऑफ लैंड एंड सब्जेक्ट टू क्लोज बी ऑफ पैराग्राफ 5 ऑफ शेड्यूल 2 सेल ऑफ बिल्डिंग नीदर सप्लाई गुड्स नो सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो सेल ऑफ लैंड नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नो सप्लाई ऑफ सर्विसेज नॉट सब्जेक्ट टू जीएसटी। तो क्वेश्चन जो सीबीआईसी के सामने आया वो ये आया कि भाई अगर मान लीजिए कोई लैंड बेचता है, अब प्लॉटिंग स्कीम होती है बड़े बड़े शहरों के अंदर, तो टाउनशिप डेवलप की जाती है, तो वो लैंड को क्या लेवलिंग ये सब करता है, उसके अंदर ड्रेनेज सिस्टम ये सब बना के देता है। भाई लैंड मान लो उबड़ खाबड़ है तो उसकी लेवलिंग की,
लेवलिंग की, ड्रेनेज सिस्टम बनाया, नालियां वालियां बनाई, ठीक है। तो क्या ये बना के जो सेल करता है, एक तो लैंड को एज इट इज फॉर्म में दे दे, एक उसको थोड़ा सा डेवलप करके दे। तो अगर वो डेवलप करके देता है देन दैट इज गोइंग टू बी कवर अंडर पैरा 5 शेड्यूल 3 बेसिकली नीदर सप्लाई गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो सीबीआईसी ने बोला कि अगर वो डेवलप करके ड्रेनेज सिस्टम ऐसा बना के देता है, ये स्टिल इट इज गोइंग टू बी लैंड नॉट सब्जेक्ट टू जीएसटी बिकॉज इट इज गोइंग टू बी कवर्ड अंडर पैरा 5 शेड्यूल 3। तो अगर लैंड को डेवलप करके भी बेचा गया ड्रेनेज सिस्टम है सबके साथ में, इट इज नॉट सब्जेक्ट टू जीएसटी बिकॉज इट इज गोइंग टू बी कवर्ड अंडर पैरा 5 शेड्यूल 3। लेकिन इसको डेवलप करने के लिए कोई कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया गया, उसने जो चार्जेस लिए दैट इज गोइंग टू बी सब्जेक्ट टू जीएसटी। ओके, तो लैंड को डेवलप करके भी सेल किया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो शेड्यूल 3 पैरा 5 में कवर होगा। लेकिन उसके डेवलपमेंट के लिए जो खर्चा किया गया, जो कॉन्ट्रैक्टर ने चार्ज किया, दैट इज सब्जेक्ट टू जीएसटी। इसके अलावा एक काफी अच्छा सर्कुलर है, सर्कुलर नंबर 178/10/2022। ये भी आप लोगों के लिए अमेंडमेंट है और इसमें अच्छे खासे पॉइंट उन्होंने क्लेरिफाई किए। चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लिक्विडेटेड डैमेजेस। तो लिक्विडेटेड डैमेजेस होता क्या है? एक तो होता अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, एक होता लिक्विडेटेड डैमेजेस। तो पहले हमको यह समझना पड़ेगा कि लिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होता है और अनलिक्विडेटेड क्या होता है। लिक्विडेटेड डैमेजेस बेसिकली क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो क्लियर होगा कि भाई अगर तूने ये काम नहीं किया तो इतने अमाउंट की तो पेनल्टी पे करेगा, तो इतने अमाउंट की तो पेनल्टी पे करेगा, तो इसको हम बोलते हैं लिक्विडेटेड डैमेज। तो मान लीजिए मैंने आपसे कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया रोड बनाने का, ठीक है, मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट लिया रोड बनाने का और उसमें टाइम फ्रेम निश्चित हुआ कि 6 महीने के अंदर मेरे को रोड बनानी है, और अगर मैं 6 महीने में रोड नहीं बना पाता तो उसमें पेनल्टी क्लोज है कि भाई 1 करोड़ मेरे को आपको पे करना पड़ेगा एज ए पेनल्टी। तो पेनल्टी का अमाउंट लिखा हुआ है कैलकुलेट करके, तो इसको क्या बोलेंगे? लिक्विडेटेड डैमेजेस, जहां अमाउंट क्लियर है। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस में क्या होता है कि क्लियर नहीं होता अमाउंट, पेनल्टी लगेगी लेकिन अमाउंट नहीं मालूम, तो उसमें या तो आर्बिट्रेशन होता है या कोर्ट फाइनल करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। ओके, नहीं तो अदरवाइज अमाउंट इज फाइनलाइज इन द कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ, देन इट इज लिक्विडेटेड डैमेजेस। तो क्वेश्चन ये गया कि भाई लिक्विडेटेड डैमेजेस है, जैसे एग्जांपल के तौर पे डैमेजेस रिजल्टिंग फ्रॉम डैमेज टू प्रॉपर्टी, नेग्लिजेंस, पायरेसी, अनऑथराइज्ड यूज ऑफ ट्रेड कॉमर्स है सब, ठीक है। या मान लीजिए बिल्डर ने टाइम पे बिल्डिंग कंप्लीट नहीं की, तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उसको बायर को कंपनसेट करना है, ठीक है, कंपनसेट करना है। तो क्या ये लिक्विडेटेड डैमेज इज सब्जेक्ट टू जीएसटी? तो सीबीआईसी ने बोला कि बेसिकली हम लोग सप्लाई कब बोलते हैं कि मैं कुछ कंसिडरेशन पे करता हूं तो उसके बदले में मेरे को कुछ मिलता है। आपने मेरे को पैसा पे किया तो आपको उसके बदले में क्लासेज मिली, करेक्ट? ये सप्लाई होती है कि मतलब आप मेरे को कुछ दोगे, मैं आपको कुछ दूंगा, तो दोनों तरफ से कुछ ना कुछ होगा। अब जैसे बिल्डर ने टाइम पे बिल्डिंग कंप्लीट नहीं की, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, एग्रीमेंट टू सेल के हिसाब से उसको पेनल्टी पे करनी पड़ी। पेनल्टी पे करनी पड़ी, किसको पे करनी पड़ी? कि भी जो बायर है उसको। अब बायर तो बेचारा पहले से हैरेस है, उसको पेनल्टी नहीं चाहिए थी, उसको टाइमली पोजीशन चाहिए था, क्योंकि उसने पे कर दिया, वो तो ऐसे ही नुकसान में है। तो नुकसान को कंपनसेट करने के लिए बेसिकली बिल्डर ने पेनल्टी पे की। सो दिस इज नॉट गोइंग टू सप्लाई, नॉट सब्जेक्ट टू जीएसटी। तो जो लिक्विडेटेड डैमेज है, जैसे काफी बार क्या होता है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करता हूं, एग्रीमेंट टू सेल, मेरे को फ्लैट खरीदना, मैंने एग्रीमेंट साइन किया और मैंने एक अमाउंट दिया, आपका एक फ्लैट है, मैं उस फ्लैट को खरीदना चाहता हूं, तो एक एग्रीमेंट टू सेल होता है, फिर सेल डीड होता है। तो मैंने आपको टोकन अमाउंट दिया कि भाई ये टोकन अमाउंट है, मान लो 10% ऑफ जो भी हमारा कंसिडरेशन हुआ 1 करोड़ रुपीज का है, तो मैंने 1 करोड़ रुपीज के लिए आपको 10 लाख रुपीज दिया एडवांस के रूप में, ठीक है, एडवांस के रूप में मैंने 10 लाख रुपीज आपको दिए। एग्रीमेंट टू सेल में लिखा गया कि 1 महीने के अंदर हम लोग रजिस्ट्री कराएंगे, मैं बाकी का बैलेंस पेमेंट करूंगा, लेकिन आपका मूड चेंज हो गया, आप बोलते हो अब मैं सेल नहीं करूंगा, आप सेल नहीं करूंगा। या मान लीजिए मेरे 90 लाख रुपए का जो बाकी का अमाउंट है वो जुगाड़ नहीं कर पाया, तो उसमें एग्रीमेंट में लिखा है कि भाई 10 लाख रुपीज आप, मैंने जो आपको पे किया वो आप फोरफिट कर लोगे। तो आपने फोरफिट कर दिया क्योंकि मैंने बाकी का 90 लाख आपको दिया नहीं और 1 महीने का जो टाइम पीरियड है वो खत्म हो गया, ठीक है। तो ये लिक्विडिटी डैमेज है, दिस इज नॉट सब्जेक्ट टू जीएसटी। लेकिन मान
मान लीजिए आगे ये क्लेरिफाई कर रहे हैं कि भाई ऐसा भी होता है कि आप ये ध्यान रखो, जैसे आपने टिकट बुक की या आप प्री पेमेंट करते हो, लोन है सबका, तो बैंक चार्जेस लेती है, दैट इज सब्जेक्ट टू जीएसटी। ठीक है, दैट इज सब्जेक्ट टू जीएसटी। आपने टूर पैकेज बुक किया, ओके, आपने वो कैंसिल कर दिया, तो वो जो टूर ऑपरेटर वो पैसा चार्ज करता है। या आपने टिकट ली, जैसे फ्लाइट की टिकट ली, ओके, आप नहीं जाते हो तो आपका वो अमाउंट फोरफिट कर दिया जाता है नो शो के केस में। तो दोज आर सब्जेक्ट टू जीएसटी। ओके, दोज आर नॉट मीन दोज आर सब्जेक्ट टू जीएसटी, यू आर दोज आर सप्लाई। ओके, फिर चेक डिसऑनर फाइन पेनल्टी। तो अगर चेक डिसऑनर हो जाता है बैंक के अंदर तो बैंक आजकल चार्जेस लेती है उसका। तो बैंक बेसिकली चार्जेस इसलिए लेती है कि जिससे कि अगर वो पेनल्टी आपके ऊपर इंपोज नहीं करे, चार्जेस इंपोज नहीं करे, तो आप लोग रोज ही चेक डिसऑनर करवाने लग जाओ। तो बैंक ये डिस्करेज करना चाहती है। तो दो चार्जेज आर सब्जेक्ट टू जीएसटी, तो इन्होंने बोला नहीं, दो फाइन और पेनल्टी इज नॉट ए कंसिडरेशन, तो वो टैक्सेबल नहीं है। अच्छा है, मैं तो सोचता था ये हमेशा टैक्सेबल है, लेकिन इन्होंने क्लियर किया तो मेरे को मालूम चला ये टैक्सेबल नहीं होगा। पेनल्टी इंपोज फॉर वायलेशन ऑफ लॉ, वायलेशन ऑफ लॉ के लिए पेनल्टी गवर्नमेंट इंपोज करती है ना, चाहे वो लोकल अथॉरिटी या कोई भी हो, वायलेशन ऑफ लॉ के लिए पेनल्टी इंपोज करती है। तो दैट इज नॉट सब्जेक्ट टू जीएसटी। ट्रैफिक सिग्नल तोड़ा, पेनल्टी लगी, जीएसटी नहीं लगेगा। फोर फीचर ऑफ सैलरी ऑन पेमेंट ऑफ बॉन्ड अमाउंट इन द इवेंट ऑफ एम्प्लॉय लिविंग द एम्प्लॉयमेंट बिफोर द मिनिमम एग्रीड पीरियड। बहुत अच्छा आया ये। आजकल बॉन्ड साइन करने का नया जमाना आ गया ना। तो मान लीजिए बॉन्ड साइन किया एम्प्लॉय ने कि भाई मैं 2 साल तुम्हारे इधर काम करूंगा, 2 साल के पहले छोड़ देता है, तो एम्प्लॉयर कंपनी उससे पैसा वसूल करती है। तो मैंने आप लोगों को क्या बोला कि कंसिडरेशन सप्लायर कौन होता है, जिसको कंसिडरेशन मिला। तो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय से पैसा वसूल किया क्योंकि वो पहले जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। एम्प्लॉयर इज एलिजिबल टू कलेक्ट डैमेजेज। ठीक है, तो ये जो नोटिस पीरियड है सब है, मान लो जो भी उसको आप बोलो, ठीक है, तो ये टॉलरेट, उसका जो एक्ट है उसको टॉलरेट करने की पेनल्टी है। तो वेदर दिस इज गोइंग टू बी सब्जेक्ट टू जीएसटी, तो इन्होंने बोला नहीं, ठीक है, इट इज नॉट गोइंग टू बी सब्जेक्ट टू जीएसटी। तो जो एम्प्लॉय बॉन्ड साइन करता है, पहले छोड़ के जाता है, उसको पेनल्टी पे करनी पड़ती है, दैट इज नॉट सब्जेक्ट टू जीएसटी अकॉर्डिंग टू क्लैरिफिकेशन गिवन बाय द सीबीआईसी। लेट पेमेंट सरचार्ज और फी सॉरी, तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है सब, हम लोग टेलीकम्युनिकेशन का बिल ये सब टाइम पे नहीं चुकाते हैं, तो उसके ऊपर क्या होता है, बेसिकली लेट पेमेंट चार्ज किया जाता है। लेट पेमेंट पेनल्टी या जो भी आप उसको नाम बोलो। तो क्या उस पर जीएसटी लगेगा? तो लगेगा। प्रिंसिपल सप्लाई की जो टैक्स रेट होगी वो लगेगा। तो प्रिंसिपल सप्लाई अगर एग्जम्प्ट है तो वो भी एग्जम्प्ट हो जाएगा। फिक्स कैपेसिटी चार्जेस फॉर पावर, तो डिस्कॉम होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, अडानी भी उसमें शामिल है। तो ये लोग इलेक्ट्रिसिटी के लिए आप बिल देखोगे तो एक तो वेरिएबल चार्जेस होते हैं जो आपने कंज्यूम किए, इसके अलावा वो फिक्स कैपेसिटी चार्जेस भी लेते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि भाई हमने चैप्टर 4 के अंदर देखा कि जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के होते हैं वो तो फ्री एग्जम्प्ट है बेसिकली। तो ये जो फिक्स कैपेसिटी है इसके ऊपर टैक्स लगेगा नहीं लगेगा? तो वो बोले नहीं, उसके ऊपर भी नहीं लगेगा। जो मिनिमम फिक्स चार्ज होता है उसके ऊपर भी नहीं लगेगा। एक तो मिनिमम फिक्स चार्ज होता है या वेरिएबल पर यूनिट चार्ज होता है, तो ये तो एग्जम्प्ट हमको मालूम है, ये फिक्स चार्ज भी एग्जम्प्ट है। ओके, कैंसलेशन चार्जेस, अरे भाई साहब टिकट कैंसिल कराई तो निर्मला सीतारमन का इसी बारे में, जब ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था इस सर्कुलर के बाद, आपने पता नहीं न्यूज चैनल ये सब में देखा नहीं देखा कि भाई जो कैंसिल होती है टिकट तो रेलवे रिफंड करती है। रेलवे रिफंड करती है। आपने टिकट बुक कराई, टिकट कैंसिल कराई तो आपको रिफंड मिलेगा। तो जब आपने मान लो 3 टियर एसी की टिकट बुक कराए तो आपने उसके ऊपर जीएसटी का पेमेंट किया, तो जब आप कैंसिल करवाते हो तो रिफंड मिलेगा? तो आंसर इज नो। ठीक है, आंसर इज नो। वो पहले हमने अभी 4 फीचर पे डिस्कस किया था ना ऊपर, वो द आंसर इज नो। प्लस ये क्या बोलते हैं कि भैया जो उसमें सेम रेट के ऊपर जो कैंसिलेशन चार्ज लगेगा, ठीक है, कैंसिलेशन चार्ज लगेगा, वो सेम रेट के ऊपर जो भी टिकट के मतलब जीएसटी लगा उसी रेट पे एप्लीकेबल होगा कैंसिलेशन चार्ज के ऊपर जीएसटी, क्योंकि लोग कैंसिलेशन का चार्ज लेते हैं ना उसके ऊपर भी जीएसटी एप्लीकेबल होगा। ओके,
कंपनसेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ कॉल ब्लॉक, तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, उसके बेसिस पे कंपनसेशन पे करना पड़ा गवर्नमेंट को। तो उसके ऊपर क्या है, कंपनसेशन के ऊपर जीएसटी का पेमेंट करना है, तो सीबीआईसी ने बोला नहीं, गवर्नमेंट की लायबिलिटी होगी ना, तो सीबीआईसी ने बोला नहीं। इसके अलावा जब कोविड था तो आपको ध्यान होगा पहले लॉकडाउन के अंदर इन्होंने टोल फ्री कर दिया था पूरे इंडिया के अंदर, गाड़ियां तो चल ही नहीं रही थी, बोला कि भाई टोल कलेक्ट नहीं होगा इतने दिनों के लिए। और उस समय जो भी टोल जो ऑपरेटर उनको नुकसान हुआ उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंपनसेट किया। तो क्वेश्चन ये आया कि भाई जो कंपनसेट किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि हमने को ये मालूम है कि टोल चार्जेस जो हम पे करते हैं वो एग्जम्प्ट है, ये हमने चैप्टर 4 में किया देखा। लेकिन अगर मान लो गवर्नमेंट ने कंपनसेट किया, हमने पे नहीं किया, गवर्नमेंट ने टोल ऑपरेटर को डायरेक्टली कंपनसेट किया, तो क्या वो एग्जम्प्ट होगा? तो इन्होंने बोला हाँ हाँ वो भी एग्जम्प्ट होगा, नहीं तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़ जाएगी ना। ठीक है, तो हमने पे किया या गवर्नमेंट ने वो हमको मना किया तुम पे मत करो, मैं कंपनसेट करूंगा, रीइंबर्स करूंगा टोल ऑपरेटर को, दोनों एक टैक्स एग्जम्प्ट है। ओके, सो दिस कंप्लीट रिवीजन ऑफ चैप्टर 7। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।